इसकी प्राइस है 5.5 स्विस फ्रैंक। एक स्विस फ्रैंक होता है 97 रुपीज का, तो मल्टीप्लाई करो 97 इंटू 5.5, 530 रुपए के आसपास की है। ये प्राइस कहाँ है? ये प्राइस है ज्यूरिच एयरपोर्ट के अंदर ड्यूटी फ्री शॉप जो होते हैं ना, वहाँ की है। एक बच्चा है जो 6th में फेल हुआ, फिर वो IIT में गया और आज के दिन में वो 2.5 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक है। अगर किसी रिएक्शन में पता लगाना है कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं, तो हमको क्या पता होना चाहिए? पहले ये बताओ, DPP कितने लोग बना के लाए हो? अच्छा, क्लास का पता नहीं था तुम्हें? अच्छा, DPP तो बना चुके हो लेकिन क्लास का पता नहीं था। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनको क्लास का पता नहीं था फिर भी आ गए? अच्छा, शेड्यूल तो पता था लेकिन क्लास का वो पता नहीं था। अच्छा, चलो 2 बातें बताता हूं तुमको। पानी देख रहे हो? एक काम किया करो, पानी है ना, एक ये तो प्लास्टिक की बोतल है, एक पानी लिया करो कांच की बोतल में। कांच मतलब ग्लास है ना, उस ग्लास की बोतल में जैसे 2 लीटर की ग्लास की बोतल ले ली, पानी ले लिया, अच्छा ठंडा है ना, उसमें फिर आधा नींबू डाल दिया, फिर थोड़ी सी अदरक डाल दी, थोड़ा सा आंवला डाल दिया, थोड़ा सा चिया सीड डाल दिया, ये सब डाल के एक शानदार 2 लीटर का बना लिया है ना, और फिर उसको दिन भर में थोड़ा थोड़ा सिप करते रहो। समझ गए? 4-5 चीज़ें मैंने बता दी, मैं और 1-2 चीज़ें और चाहो तो ऐड कर सकते हो घर में अपने बुजुर्ग से पूछ के। लेकिन वो जो पानी होगा ना, वो क्या होगा, एकदम टॉनिक का काम करेगा। आप देखना, आपको थकान कम लगेगी, आपका मन अच्छा रहेगा, है ना। तो ये 5-6 चीज़ें डाल के, अगर तुम होटल वगैरह में जाओगे ना, तो बहुत सारे होटल वाले बड़े स्मार्ट होते हैं। भाई कोई आता है ना, गेस्ट आता है, अब पैसे तो लेते हैं वो, है ना। भाई एक दिन के लिए कोई गेस्ट आया, कोई अच्छे होटल में चला गया, उसने 10,000 या 15,000 रुपये लिए आपसे ना, तो अब वो क्या करेगा, आपको वेलकम करेगा ना। तो कई लोग तो क्या करते हैं, वही जूस लाते हैं, ये लाते हैं, वो करते हैं। कई बड़े स्मार्ट होते हैं, वो ठंडे पानी के अंदर आजू बाजू से कुछ पत्ते तोड़ के डाल देते हैं अंदर, बोलते हैं मतलब नेचर से लाए हैं, ठीक है ना। उसी के गिलास भर भर के पिलाते रहते हैं, हेल्दी भी है और लोग भी खुश हो जाते हैं, देखो नेचुरल नेचर। तो ये जो ड्रिंकिंग वाटर है, तुलसी, एक तुलसी डालनी है 2, शानदार टॉनिक है ये। 2 लीटर पियोगे, तुम देखना तुम्हारा कंसंट्रेशन, मन, पढ़ाई में मार्क्स सब इम्प्रूव हो जाएंगे। हाँ, चलो समझ गए। अब मेरा दूसरा सवाल ये है, ये पानी की बोतल अगर इसको नॉर्मल पानी से भरा जाए, इसकी प्राइस कितनी है? कितने रुपए की? प्लास्टिक की बोतल है ये, प्लास्टिक की बोतल है, नॉर्मल बोतल है, 100% रिसाइकिल है। और कितना बताया? 5 रुपए? 5 रुपए बहुत कम है यार, ऐसे मतलब वो कह रहा 5 रुपए, बहुत ज्यादा कम हो गया यार। 20 रुपए? 20 रुपए। तुम्हारा बाजू वाला कितना बता रहा है? 60 रुपीज। भरी हुई पानी की बोतल की बात हो रही है भाई, खाली की नहीं हो रही। इसकी प्राइस है 5.5 स्विस फ्रैंक, 5.5 स्विस फ्रैंक। एक स्विस फ्रैंक होता है 97 रुपीज का, तो मल्टीप्लाई करो 97 इंटू 5.5, तो कितने की हुई भाई? 530 रुपए के आसपास की है। ये प्राइस कहाँ है? ये प्राइस है ज्यूरिच एयरपोर्ट के अंदर ड्यूटी फ्री शॉप जो होते हैं ना, वहां की है। टैक्स फ्री वाले होते हैं ना वहां पे। भाई आप प्लेन पहले क्या करते हैं, जब आप चढ़ते हो ना प्लेन में, तो वो 100 ml से ज्यादा पानी अलाउ नहीं करते। आप ऐसे ही बॉटल, आपने जैसे ट्रेन में चढ़ते हैं वैसे थोड़ी पानी की बॉटल लेके चढ़ गए आप अंदर, तो वो ना लिक्विड अलाउ नहीं करते हैं। लिक्विड में कोई मतलब हो सकता है ना कोई यूज करे, क्या बोलते हैं उसको, तेजाब वगैरह ले लें, कुछ थ्रेट होता है ना आदमी को,
तो वो लिक्विड कोई भी आपको अलाउ नहीं करेंगे। 100 ml लिक्विड अलाउ होता है, सारी बॉटल वॉटल पहले फेंक देंगे। अब आप अंदर गए, फिर वो आपके इमिग्रेशन वगैरह बहुत सारे प्रोसेस हुए, वो 2-3 प्रोसेस, फिर आप प्लेन में चढ़े। अब आपको पानी चाहिए, तो आपको पानी कौन देगा? जो प्लेन के अंदर जो एयर वो होते हैं, वो आपको कितना पानी देते हैं? आप पानी मांगो इतना सा पानी देंगे, 1 कप, है ना। फिर वो कुछ खाना वाना खिलाएगा, फिर आपको पानी देगा, कितना देगा? 1 कप, है ना। अब आप कितनी बार मांगोगे उससे यार? 1 बार, 2 बार, 3 बार? अपने मांगने की भी तो लिमिट होती है और उसके भी देने की लिमिट होती है। तो आपको रात मतलब 10 घंटे हो, मान लो 9 घंटे ट्रेवल कर रहे हो आप, 9 घंटे क्यों, 2-3 घंटे तो पहले प्रोसेस में लगे, तब भी आपने पानी नहीं पिया। फिर उतरने के बाद कौन सा आपके एयरपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर आते ही पब्लिक आएगी, आपको वहाँ भी तो जाना है, तो आपको 14-15 घंटे पानी कम यूज़ करना है। तो हम जब इवेंट करके आते हैं ना, तो नंबर 1 तो पानी चाहिए होता है ना। बॉडी ज़बरदस्त पानी की डिमांड करती है। तो मैंने ये ऐसी 2-3 बोतलें खरीद ली 5.5 यूरो से, ठीक है ना। ऑल्दो तुम फीस कम देते हो, लेकिन फिर भी मैंने खरीद ली, ठीक है ना। और ख़रीदने के बाद फिर मैंने क्या किया, वहाँ मैंने पता लगाया कि ड्यूटी फ्री के अंदर पानी पीने की बोतल कहीं है क्या। तो पता चला कि एक जगह स्टाफ के लिए अलग से बना हुआ है, जहाँ पर वो ऐसे वो प्रेस करते हैं, पानी यूँ आता है ऐसे। तो मैंने पहले तो है ना, दोनों बोतलें, 3 जो बोतलें थी, हमने पानी पी लिया बैठे बैठे 1 घंटे ही। फिर क्या किया, जहाँ रिफ़िल हो रही थी ना, वहाँ पे रिफ़िल की। फिर क्या किया, फिर और पानी वहाँ से भी पी लिया ऐसे। तो फिर और अंदर 1 लीटर पानी मिल ही जाएगा। तो ऐसे आराम से पानी का आदत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान हमारा कितना अच्छा देश है, शानदार देश है, समझ गए। और अगर मैंने स्टोर में पानी खरीदा था, वहाँ पे नियरेस्ट स्टोर में जब गया तो वहाँ 2 या 2.5 यूरो का 2 लीटर की, 2 स्विस फ्रैंक का, यानी 100 रुपये लीटर तो पानी है कम से कम, अगर आप बिल्कुल ढूंढते ढूंढते जाओगे ना अंदर। बात समझ में आई? तो सबसे अच्छा देश कौन सा? हिंदुस्तान, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़े। अब आगे लिखो, एल्डिहाइड कीटोन का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन करते हैं। होमवर्क अगली बार देखते हैं, तो बाकी लोग भी बना लें। क्या कह रहे हो? अच्छा, उसका मैकेनिज्म, हाँ यार बताओ, ट्राई किया तुमने? दिखाना मेरे को, ठीक है। अगली बार बताता हूँ ना। आज हेलो फॉर्म का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले। चलो हेडिंग लगाओ, हेलो फॉर्म। ये हेलो फॉर्म किसको बोलते हैं बताओ? अगर किसी रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ हेलो फॉर्म, अगर किसी रिएक्शन में हेलो फॉर्म बन जाए तो उसको बोलते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन। और हेलो फॉर्म किसको बोलते हैं? हेलो फॉर्म बोलते हैं CHX3, X इज अवर हेलोजन। जैसे मान लो किसी रिएक्शन में फॉर एग्जांपल CHI3 बन जाए, तो इसको हेलो फॉर्म कहेंगे कि नहीं कहेंगे बताओ? कहेंगे ना। हेलो फॉर्म के अंदर भी क्या कहेंगे? आयोडो फॉर्म। और ऐसे अगर मान लो किसी रिएक्शन में Br3 बन जाए, CHBr3, हेलो फॉर्म एंड ब्रोमो फॉर्म। ऐसे ही किसी रिएक्शन में CHCl3 बन जाए तो क्लोरोफॉर्म। और इन सब के लिए एक कॉमन नेम क्या यूज करेंगे? हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो पहले हेडिंग लगाओ, हेलो फॉर्म। तो अपने सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है एल्डिहाइड कीटोन का। तो हेलो फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर लिखो, फॉर्मेशन ऑफ हेलो फॉर्म इज नोन एज हेलो फॉर्म रिएक्शन। लिख लिया सबने? फॉर्मेशन ऑफ हेलो फॉर्म लिख लिया, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लिया। अब सपोज करो हमारे पास एक मिथाइल कीटोन है, RC डबल बॉन्ड ओ CH3। यहां पे R क्या हो सकता है? R कैन बी H
R कैन बी अल्काइल ग्रुप, R कैन बी फिनाइल ग्रुप, है ना। R क्या नहीं हो सकता, R कैनॉट बी OH, R कैनॉट बी NH2, हेट्रो एटम नहीं हो सकता, है ना। इसमें अगर आपने यूज किया I2 एंड NaOH, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनेंगे, CH3 और प्लस साथ में बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम का सॉल्ट बनेगा। इसका नाम क्या होगा बताओ, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म? इसको कहेंगे आयोडोफॉर्म। सेम रिएक्टेंट ले लो और इसमें ऐड करो Br2 प्लस KOH, Br2 KOH या फिर आप लिख लो KOBr, तो इससे क्या बनेगा बताओ, CHBr3, इससे बनेगा हमारे पास सॉल्ट ऑफ पोटेशियम बनेगा। सेकंड वाले का नाम क्या हो गया, ब्रोमोफॉर्म। ऐसे ही अगर हमने यूज किया Cl2 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे बन जाएगा क्लोरोफॉर्म और साथ में सॉल्ट ऑफ, बोलो भाई, कैल्शियम। एक चीज नोट की तुमने, ये सॉल्ट चेंज हो रहा है, यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट है, पोटेशियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, ऐसा क्यों हो रहा है? बेस अलग है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, जो बेस ले रहे हैं उसी का सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। और इन सब के लिए अच्छा, ये जो CH3 है आयोडोफॉर्म होता है, ये येलो सॉलिड होता है, इट इज ए येलो सॉलिड, येलो PPT है बेसिकली, है ना, येलो प्रेसिपिटेट होता है। और क्लोरोफॉर्म को आप जानते ही हो, तो हमें केमिकल टेस्ट करना है, तो केमिकल टेस्ट मतलब अच्छा केमिकल टेस्ट कौन सा होता है, अच्छे कलरफुल हो, है ना, हार्मफुल गैसेस नहीं हो, इजीली अवेलेबल हो जाए, है ना, वो सब चीज़ें होती है ना। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो इन दोनों में से आपको एक को सेलेक्ट करना है कि क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म में, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे, आयोडोफॉर्म। जैसे मान लो बच्चा लैब में जा रहा है टेस्ट करने, तो पॉजिटिव टेस्ट इस बेसिस पे फ्री होगा कि लैब में गया और बाहर नहीं आया मतलब पॉजिटिव, और बाहर अंदर आ गया वापस, इसका मतलब नेगेटिव, है ना। तो इसलिए आपको एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म के कम मिलेंगे, आपको ज़्यादातर एग्जाम्पल किसके मिलेंगे, आयोडोफॉर्म। अब ये जो ब्रोमोफॉर्म है ना, ये क्या होता है, ये भी येलो है, लेकिन ये एक एयर में एक्चुअल में इजीली एवोपरेट हो जाता है, जैसे एयर बनता है वैसे एवोपरेट होता है, ये कलरलेस टू येलो टाइप ही होता है ये, है ना। तो अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा ब्रोमोफॉर्म, एक तो ये स्किन को और हमारे आइज को इरिटेशन देता है ना, डैमेज कर सकता है। तो पहला तो ड्रॉबैक ये है ना कि वैसे ही आप केमिकल टेस्ट कर रहे हो, आंखें चली गई पॉजिटिव, है ना, ठीक है, या हमारी स्किन जल गई या स्किन का कलर चेंज हो गया तो पॉजिटिव। और दूसरा, इसके और भी अच्छे इम्पैक्ट हैं, अच्छी क्वांटिटी में चला जाए तो लीवर और किडनी को डैमेज कर सकता है ना। और ये एक और अच्छा काम करता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है ये, मतलब भारी डिप्रेशन में डाल देगा उसको। जो रेगुलर काम करता है ना वहाँ पे, वो रोज ऐसा रहेगा, अरे क्या हो रहा है, ये जीवन क्यों है ना, ये सब क्यों कर रहे हैं। और अगर वो लैब में काम कर रहा है तो पूरे चांस है कि ब्रोमोफॉर्म के कांटेक्ट में आ गया वो। तो हम कई बार जो फील करते हैं ना, वो फील इसलिए नहीं करते कि हम फील करना चाहते हैं, वो हम जो सराउंडिंग में कुछ चीज़ें मतलब बिहेवियर से या स्मेल से, उनसे भी हमारा बिहेवियर इम्पैक्ट होता है, समझे आप। तो सबसे बढ़िया कौन सा रहा बताओ, येलो सॉलिड या किडनी लीवर डैमेज या एकदम लैब में चित्त? ये लैब में चित्त वाला कौन है, उसका प्रैक्टिकल आज ही करवाएंगे, फिर सारे आयोडोफॉर्म का टेस्ट उसी से करवाएंगे। लिखो इनको। तो आपको ज्यादातर एग्जाम्पल किसके बनेंगे, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म में से आयोडोफॉर्म। जब मैं पहली बार पढ़ाने लगा ना, तो मैंने यार बुक्स में देखा आयोडोफॉर्म दे रखा है, तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि आयोडोफॉर्म में ऐसा क्या है। एक तो आयोडोफॉर्म में थोड़ी गलत फहमी हो जाती है, येलो सॉलिड बनता है ना, ऐसा लगता है कि हम गोल्ड बना रहे हैं, समझ रहे हो अभिषेक, कि सोना का निर्माण हो रहा है। तो फिर तो पढ़ाई खत्म, निर्माण चालू। फिर पता चला ये तो साइड वाले और भी खतरनाक है। और F2 की तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, टेस्ट तो बाद में होगा, ब्लास्ट पहले होंगे, समझ गए भाई। कोई टेररिस्ट वगैरह पढ़ना चाहे तो उससे कराएंगे टेस्ट, कौन सा कराएंगे उसका, फ्लोरोफॉर्म, कि भाई तो आजा, केमिकल से बच के रहना है।
अच्छे से नोट करो तीनों। इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिक्स सवाल आएंगे, जैसे कैनिजरो एल्डोल मिक्स, कैनिजरो एल्डोल और ये अपना एल्डोफॉर्म, तीनों को मिक्स करते हुए इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। नोट कर लिया सबने? तीनों अच्छे से नोट करो। तुमको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ रिया सिंह के नोट्स से पढ़ा रहा हूँ सब, उसको मैं बार बार इसलिए देखता हूँ कुछ छूट नहीं जाए कुछ। रिया सिंह अपनी फोटो नहीं देखते क्या? और गर्ल्स टॉपर की 200 रैंक थी ना उसकी, 137 थी ना, 237 थी कि 137? 137 है, 33 थी। चलो अच्छी बात है, लिख लिया सबने? अब लिखो मैकेनिज्म। पहले लिखो मैकेनिज्म ऑफ आयोडोफॉर्म। सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा बेस है ना, जैसे आपने NaOH ले लिया तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे बताओ? बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये कौन सी रिएक्शन की हमने पहले? एसिड बेस। और इससे क्या बना हमारे पास? ये कार्बोनाइन बन गया ना, और यहां पे रहेगा Na+ और साथ में कौन बनेगा? वाटर। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन इज द RDS, ये RDS। अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा? देखो हमने 3 चीजें यूज की है, हमने एसीटोन और साथ में क्या लिया है? NaOH और कौन लिया है? I2। 3 लोग हैं ना, ठीक है। तो अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा? अब ये जो बना है इसमें I2 भी तो है हमारे पास। देखो प्रैक्टिकली हम, देखो मैं तो मैं बोल रहा हूं और जो प्रैक्टिकली करते हैं वो अलग अलग है। हम एक्चुअल में रिएक्शन कैसे करते हैं? हम NaOH और I2 का सॉल्यूशन लेते हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर हम अल्कोहल या कीटोन डालते हैं ताकि वो ऑब्जर्वेशन दिखे। तो वहां पे NaOH I2 सराउंडेड होता है, मतलब NaOH I2 के अंदर हम कीटोन को डालते हैं, है ना। तो कीटोन का एसिड बेस हो गई, कार्बोनाइन बना, और उसके बाद ये I2 इज इलेक्ट्रोफाइल। व्हाई? बिकॉज इट इज ए वेकेंट एंटी बॉन्डिंग। जैसे Br2 इलेक्ट्रोफाइल है ना, वैसे ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग है। तो अल्टीमेटली अल्फा H की जगह पे कौन आ गया बताओ? आयोडीन आ गया। ये समझ में आ रहा है? अब आप मुझे ये बताओ, आयोडीन आने से आयोडीन का कौन सा इफेक्ट लगता है? -I। और -I से इसका एसिडिक नेचर पे क्या फर्क पड़ा? बढ़ गया ना। अगर हम कंपेयर करें इस अल्फा H को और इस अल्फा H को, तो ये ज्यादा एसिडिक है क्योंकि उसका -I लग रहा है, यानी और ज्यादा एसिडिक हो गया। और सॉल्यूशन कैसा है हमारा? बेसिक। तो नेक्स्ट क्या होगा बताओ? एसिड बेस। एसिड बेस हो गया, ये कार्बोनाइन बन गया। अब बताओ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर से I2 पे अटैक, और फिर से क्या होगा बताओ? अब इस बार अल्फा H की जगह पे लग गए 2 आयोडीन। अब बताओ 2 -I से उसके एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ा? और बढ़ गई। यानी रिएक्शन दिन ब दिन स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है? फास्ट हो रही है। तो हर स्टेप के आगे रिएक्शन फास्ट होती जा रही है, इसका मतलब RDS कौन सा हुआ? फर्स्ट स्टेप, है ना। तो फिर से अगेन होगा एसिड बेस, इससे फिर से बनेगा हमारे पास Ci2-। अब ये बताओ फिर ये I2 पे अटैक करेगा, इससे क्या बनेगा? RC≡O Ci3। यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद देखो, अगर कोई ऐसा इंटरमीडिएट हो, जैसे मान लो कोई इंटरमीडिएट है, वो एकदम से बेंजीन में कन्वर्ट हो जाए, तो रिएक्शन का पाथ क्या होगा? एक इंटरमीडिएट है, एक बेंजीन की तरफ जा रहा है फॉर एग्जांपल, एक एंटी एरोमेटिक बना रहा है फॉर एग्जांपल, तो पाथ किस तरफ होगा? स्टेबिलिटी की तरफ होगा ना।
ऐसे ही मान लो कोई इंटरमीडिएट है जो कि प्रेसिपिटेट बना सकता है, पीपीटी बना सकता है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ना पीपीटी की तरफ, क्योंकि पीपीटी बनना मतलब इरिवर्सिबल, तो अल्टीमेटली वो सारे स्टेप उस तरफ चले जाएंगे ना, लास्ट स्टेप हमारा इरिवर्सिबल हो गया। बात समझे तुम मेरी? तो पीपीटी बन रहा है, N2 निकल रहा है, एरोमेटिक हो रहा है, तो इंटरमीडिएट उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे ही हमारा ये इंटरमीडिएट बना ना, ये प्रेसिपिटेट बना सकता है आयोडोफॉर्म का। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ? आयोडोफॉर्म कब बनता है? जब CH3 बनता है ना, तो हमारा जो बेस है अब वो और अल्फा H नहीं लेगा, अब इसका -I लग गया, ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल भी बन गया और पीपीटी बनेगा आगे जाके। तो इसने किया SNAE और यहां से कौन निकला? CI3। तो क्या क्या बना बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड और लिविंग ग्रुप हो गया CI3। ये कौन सा मैकेनिज्म लिखा मैंने? SNAE। पहले एडिशन होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर CO बॉन्ड बन के निकलेगा। 2 स्टेप में होता है ना ये। अब बताओ उसके बाद आगे क्या होगा? C- स्टेबल बिकॉज ऑफ -I एंड C- इज ए बेस। तो अगर ये बेस है तो एसिड कौन है? OH। तो अब होगा एसिड बेस, और इससे क्या बना अल्टीमेटली? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस बना CH3 यानी आयोडोफॉर्म। समझे तुम? यानी अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये जो H थे ये सब रिप्लेस हो गए, H3 की जगह CI3 बन गया, और जैसे ही बेस ने अटैक किया SNA होके ये निकल गया और ये आयोडोफॉर्म बन के पीपीटी हो गया। ये हो गया हमारा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर ये नहीं बना होता तो हम क्या बोलते? नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। कुछ और बन गया मतलब टेस्ट नहीं हो सकता कि रिएक्शन बीच में कहीं स्टॉप हो गई, कुछ और हो गया, तो वो नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट है। पॉजिटिव किसको कहेंगे? जिसमें CH3 बने। समझे तुम? अच्छा ये बताओ यहाँ एल्डोल क्यों नहीं हुआ? क्यों? एल्डोल में ये होता ना, कीटोन NaOH, ये दोनों तो थे एल्डोल में। क्योंकि एल्डोल में सिर्फ कीटोन, एल्डोल में क्या होता है? एक कीटोन दूसरे कीटोन से रिएक्ट करता है, तो कीटोन में हम बेस डालते हैं तो कुछ कीटोन इनोलेट आयन बनाता है और फिर आपस में रिएक्ट करते हैं ना। और लेकिन अगर हम उनके बीच में I2 डाल दें तो I2 से रिएक्ट करेंगे ना। तो यहाँ पे ये अकेले नहीं है, इनके सराउंडिंग में और कौन होगा? I2 भी तो होगा। एल्डोल तब होता है जब ये दोनों अकेले होते हैं, सेल्फ रिएक्शन होती है, तब वो हम कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं, अदरवाइज वो I2 से रिएक्ट करेगा। तो हमें पता क्या चलेगा कि आयोडोफॉर्म करना है कि एल्डोल करना है? दे रखा होगा, है ना। और एक और चीज मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि यहाँ पे NaOH और D2O डालते हैं, यहाँ DD लग जाते हैं बहुत सारे, है ना। मैंने अभी 11th में बताया था, मैं रिप्लेसमेंट ऑफ H/D, तो वो क्यों नहीं हो रहा है ही नहीं वो D2O, है ना। आज अगर I2 की जगह D2O होता तो यहाँ पे D2O होता तो D2O सराउंड कर लेता, और D2O सराउंडिंग मॉलिक्यूल होता तो यहाँ पे क्या लगता है बताओ? H की जगह पे D, जो आयोडीन लग रहा है उसकी जगह D लग जाएगा। तो हमें पता क्या चलेगा कि D लगाना है कि I लगाना है कि एल्डोल करना है? हमको दे रखा होगा। वेरी गुड। सबसे अच्छी बात है हमको दे रखा होता है क्या करना है। समझे तुम? तो पूरे स्टेप लिखो और लिख के बताओ कितने स्टेप हुए। अच्छे से लिखो एक एक स्टेप। तीनों आए नहीं थे? मैंने पिछली क्लास में आए थे क्या? तो मैं देखा तुम तीनों साथ आते हो, तीनों साथ गायब हो जाते हो। नहीं आए थे ना? ऑनलाइन कर रहे होंगे, अच्छा। लेट हो गए होंगे, घर से निकलने में, हॉस्टल से निकलने में लेट हो गए होंगे। पैर दुख रहे थे? अच्छा, चोट लगी तीनों के एक साथ? अच्छा, एक कुछ तुमको लगी चोट तो बाकी दोनों लोग तुम्हें हॉस्पिटल लगे होंगे। नहीं, मैंने काफी टाइम से ऑब्जर्व किया, तुम तीनों आते हो या नहीं आते हो। जैसे हमारे सिंगाना जी हैं, वो तो अकेले ही आते हैं, अकेले नहीं आते हैं। अरे भाई, तुमको मैकेनिज्म लिखना है, स्टेप बताना है। लिख लिया सब लोगों ने? कितने स्टेप हुए? 9 स्टेप हुए ना।
भाई अपन ने ये अल्फा एच हटा के आई लगाया तो 6 स्टेप तो यही हो गए, है ना। एच हटा आई लगा, एच हटा आई लगा, 6 स्टेप तो ये हो गए। और फिर यहाँ से ऐसे नहीं किया, मतलब 2 स्टेप, है ना, एडिशन एलिमिनेशन, और फिर एक एसिड बेस, यानी कुल मिला के कितने स्टेप हुए, टोटल 9 स्टेप। समझे आप। और ज्यादातर लोग इसका आंसर क्या देंगे, 8। 8 क्यों देंगे, क्योंकि वो भी ऐसे शॉर्ट ट्रिक टाइप लिखेंगे। समझ गया भाई। तो कोशिश ये मत करो कि याद रखना है, कोशिश ये करो कि हम सारे स्टेप लिखें। और एक बिगेस्ट मिथ क्या है, तुमको समझ में आ ही गया होगा अब तक इतने सारे एग्जाम देखे, कि मैं एग्जाम में कर लूंगा, अभी तो रहने देता हूँ, कैलकुलेशन एग्जाम में कर लूंगा। वो कभी नहीं होगी, वो आपकी जैसी प्रैक्टिस होगी वो वैसा ही वहीं होगा। समझ गए भाई। कोई एजम्पशन नहीं लेना है। अब नीचे लिखो कैरेक्टरिस्टिक, अब नीचे लिखो आप कैरेक्टरिस्टिक। लिख लिया क्या कैरेक्टरिस्टिक आपने, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, एक बार ये मैकेनिज्म एक बार फिर से लिखो यार, इस बार इसका लिखो मैकेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक को होल्ड कर दो और ये ब्रोमोफॉर्म बनाने के मैकेनिज्म के पूरे 9 स्टेप लिखो। कसम है तुमको पूरे 9 स्टेप लिखनी है, और नहीं लिखा तो क्या होगा, लिखो 9 स्टेप, बाद में देखेंगे। नहीं लिखा इसको 14 कर लो ना, C14 कर लो, इसको आइसोटोप कर लो कार्बन को, और बताओ कि ये कार्बन कहाँ गया, आखिर कहाँ है वो। हो गए। ये 14 कहाँ है बताओ, ये 14 यहाँ होगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली अपन ने क्या बनाया, इसका Br2 से रिएक्शन करते करते CbR3 बनाया ना हमने। फिर हमने क्या किया बताओ, फिर इस पे ऐसे नहीं करके ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया हमने, तो ये 14 ही तो आगे लिविंग ग्रुप बना। कितने स्टेप लिखे, 9 स्टेप, ठीक है। अब नीचे लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। नीचे लिखो आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। देखो ये बड़ा फेमस पॉइंट है, सब जगह लिखा रहता है कि मिथाइल कीटोन गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। बताओ ऐसा क्यों, मतलब कौन सा कीटोन आयोडोफॉर्म देगा, तो मिथाइल कीटोन से मतलब किसी एक तरफ मिथाइल होना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एसीटोन है, क्या ये मिथाइल कीटोन है, ये है ना मिथाइल कीटोन। अगर मैं 2 ब्यूटेनॉल ले लूं, इसको देख के बताओ क्या ये मिथाइल कीटोन है, ये भी मिथाइल कीटोन है। अगर मैं 2 पेंटेनॉल ले लूं, इसको देख के बताओ कि क्या ये मिथाइल कीटोन है,
ये भी मिथाइल कीटोन है। और अगर मैं ले लूँ फ्री पेंटेनॉन, तो इसको देख के बताओ कि क्या ये मिथाइल कीटोन है? ये नहीं है। तो अब आप बताओ कि सिर्फ मिथाइल कीटोन ही क्यों पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देते हैं? या इन चारों में से है ना सिर्फ एक है जो नेगेटिव आयोडोफॉर्म देगा, बताओ वो कौन है? ये पॉजिटिव, पॉजिटिव और लास्ट वाला नेगेटिव। कैसे? पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देने का मतलब क्या होना? आयोडोफॉर्म बनना, इसको बोलेंगे ना आयोडोफॉर्म टेस्ट। और ये कब बनता है? जब लिविंग ग्रुप कौन होता है? CI3। और CI3 कब बनेगा? जब उसके अल्फा पे 3 H होने चाहिए, कीटोन के अल्फा पे 3 H होने चाहिए। तो अब समझ में इसमें दिक्कत क्या आएगी? इसमें कुछ और बन जाएगा। इसमें यहां पे पहले 2 I लगेंगे, फिर वो लिविंग ग्रुप बन के क्या बनेगा? CH3 CI2 माइनस, और फिर आगे क्या बनेगा? CH3 CI3। इससे आगे जाके ये बनेगा ना CH3 CI3। अब इसमें SNA नहीं हो सकता, क्योंकि SNA तब होता है जब यहाँ कीटोन होता है, समझे आप? तो इसका तो SNA होगा नहीं, मतलब ये आयोडोफॉर्म नेगेटिव कहलाएगा कि पॉजिटिव कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। समझे तुम मेरी बात? तो पहला स्टेटमेंट ये लिखो, मिथाइल कीटोन गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। कीटोन की बात हो रही है ना? कीटोन फैमिली मतलब RCOR या RCOPH। तो यार शुरू में आपने एक चीज नोट की थी, जब मैंने लिखा था ना RC⋅OCH3, यानी एक मिथाइल कीटोन मैंने लगाया था वहां पे, और फिर R मैंने कहा आप लगा लो कुछ भी, तो कोई भी आप कीटोन ले लो, लेकिन वो कीटोन इस तरफ मिथाइल कीटोन होना चाहिए। चारों एग्जांपल लिख लिया आपने, 3 राइट और चौथा रॉन्ग। आगे बढ़े। अच्छा, मैंने R = एक तो लिखा था H, यहां RH हो सकता है ना? और क्या लिखा था? R क्या हो सकता है? RPH हो सकता है। PH मतलब तो वही कीटोन हो गया, और RH का मतलब एल्डिहाइड है ना? तो अब आप मुझे ये बताओ सेकंड पॉइंट में, ये बना हमारा फॉर्मल्डिहाइड, ये बनाया फॉर्मल्डिहाइड, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा। अब बताओ ये आयोडोफॉर्म क्यों नहीं देगा? अल्फा H ही नहीं है ना? इसका तो आयोडोफॉर्म नहीं होगा। और अगर मैं दूसरा एल्डिहाइड ले लूं, हायर होमोलोग, इसका होमोलोग कौन हुआ? एसिटाल्डिहाइड, ये आयोडोफॉर्म देगा? ये देगा ना? 3H बन के अपन आयोडोफॉर्म कर देंगे। 3H रिप्लेस बाय 3 आयोडीन फॉलोड बाय SNA, तो आयोडोफॉर्म हो गया। इसका हायर होमोलोग ऑफ एल्डिहाइड बनाया, तो ये एल्डिहाइड बना, ये आयोडोफॉर्म देगा? ये नहीं देगा। ये क्यों नहीं देगा? क्योंकि 3 अल्फा H होने चाहिए, यहां तो हमारे पास 2 ही अल्फा H है। या अगर मैं एक बेंजल्डिहाइड ले लूं, ये आयोडोफॉर्म देगा या नहीं देगा? ये भी नहीं देगा, इसमें तो अल्फा H ही नहीं है। तो अब बताओ कि द ओनली एल्डिहाइड विच गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन होगा? वो सिर्फ एसिड एल्डिहाइड होगा ना? इसके अलावा अपन दूसरा कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अच्छा, एल्डिहाइड का मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे बोल दो कि सर यहाँ एक आयोडीन लगा दो और ये बना लो, ये एसिड एल्डिहाइड नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ये तो फिर वो स्टेटमेंट कैसे दिया मैंने कि एसिड एल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड विच गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? तुमको मैंने कई बार बताया है कि एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड, RCHO PSCHO। एल्डिहाइड मतलब हेलो एल्डिहाइड नहीं है, ये तो अल्फा हेलो एल्डिहाइड है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप नहीं लेना है। एल्कीन मतलब एल्कीन, एल्काइन मतलब एल्काइन, समझे आप? मेल मतलब मेल, समझ गए आप? ठीक। घोड़ा मतलब घोड़ा, हाथी मतलब हाथी, समझ गए? ऐसे नहीं हाथी के ऊपर एक और वो डॉगी बैठा था, सब देखो डॉगी हाथी, आपने तो कहा था कि, समझ गए तुम? तो लिखो एसिड एल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड विच गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, कोई रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, कंपाउंड ए एल्डिहाइड गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो एसिड एल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड विच गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट।
पृथ्वीराज और सोहम, अरे सोहन, अरे क्या नाम भूल गया मैं, बाजू वाला आर्यन, हाँ लिख लिया तुम लोगों ने? आर्यन ने तुम्हारे साथ वो फोटो खिंचवानी है, फिर मैंने कहा था ना फ्यूचर में तुम स्टार बनोगे, फिर कैसे होगा यार, बाद में मिलोगे नहीं तुम क्लास बाद मिलना, एक सेल्फी लेके रख लेंगे यार। ये कि आगे कॉलेज में जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में जाने वाला है, मॉडलिंग के लिए परफेक्ट है एकदम। बाद में क्या इनके फोन वोन भी असिस्टेंट उठाते हैं तो समझेंगे नहीं यार, ये फोन ही नहीं उठाएंगे। लिख लिया भाई सबने? थर्ड पॉइंट लिखो। तो ऐसा कोई एल्डिहाइड जानते हो जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? कौन है हमारा? एसिड एल्डिहाइड। और ऐसा कोई एल्डिहाइड जानते हो जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है? बाकी सारे। अच्छा देखो, हमने तब ये लिखा था ना RC डबल बॉन्ड O CH3, तो स्पेसिफिकली लिखा था कि R जो है ना वो OH नहीं हो सकता। अगर R OH हुआ तो मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। देखो हमने ये नहीं बोला है कि 3 अल्फा H वाले आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, हमने बोला 3 अल्फा H वाले कीटोन आयोडोफॉर्म देंगे, है ना। ये आयोडोफॉर्म क्यों नहीं देगा? हाँ, इसमें जब आप बेस डालोगे तो पहला स्टेप तो क्या हो जाएगा? एसिड बेस, और एसिड बेस होने के बाद ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। इसके 2 इक्विवेलेंट RS होते हैं, है ना। और एक इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर होता है जिसमें इसके प्लस साइन लगता है स्ट्रॉन्ग, यानी दिस अल्फा इज नॉट एसिडिक। या ऐसे समझ सकते हैं इसके 2 इक्विवेलेंट RS है, और यहां जब नेगेटिव बनाएंगे तो वो ऑलरेडी रेजोनेंस में है ना, तो पुअर रेजोनेंस होगा उसका, तो ये अल्फा एसिडिक नहीं है, यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। लेकिन अगर मैं ये बना दूं कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड, ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देता है। अब बताओ ये कैसे देता है? भाई हम जब बेस ऐड करेंगे तो ये तो CO2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये अल्फा, ये बीटा हो गया बेसिकली, ये बीटा हाइड्रोजन अब तो एसिडिक हो गया ना ये, क्योंकि इसका माइनस एम इफेक्ट जो है वो तो इसके H पे लगेगा ही लगेगा जब कार्बन आयन बनाएंगे। तो हमने जो स्टेटमेंट दिया ना कि R इक्वल टू नॉट OH, सिंपल जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो तो सबके सब नेगेटिव आयोडोफॉर्म देंगे। बीच में आपने कीटोन न्यूट्रॉन लगा दिया तो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव आ जाएगा, समझे आप? या ऐसे भी समझा सकते हैं, ये एक मिथाइल कीटोन है, आयोडोफॉर्म दे देगा। तुम समझे? तो लिखो, फिर लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड गिव नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि उसका अल्फा एसिडिक नहीं है एसिड का। इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, 17-18 महीने से 11th वाले, तो आपने कभी भी एसिड का अल्फा H नहीं निकाला है कि इसका H निकाल दिया हो। एसिड का हमेशा कौन सा H निकाला है? OH वाला। तो कार्बोक्सिलिक एसिड गिव नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। लिख लिया भाई सबने? अब तो लिख लिया होगा। ऐसे अगर OH की जगह NH2 होगा ना तो एमाइड हो गया, एमाइड भी H निकल के सॉल्ट बन जाएगा, तो बेसिकली उसका भी आयोडोफॉर्म नहीं होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एसिड, एमाइड, एसिड हैलाइड, ये सब एसिडिक नहीं है, ठीक है। 4th पॉइंट लिखो, अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल जैसे ये 2 डिग्री अल्कोहल है, आइसोप्रोपेनॉल, ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देता है। ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म कैसे देंगे कि जैसे अगर हमने सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOH लिखा हो, NaOH प्लस I2 लिखा हो, या फिर NaOH लिखा हो, बात एक ही है ना। तो NaOH इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये अल्कोहल है तो क्या रिएक्शन होगी? इसका ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा ना, और ये एसीटोन जो है आगे जाके क्या दे देगा? पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो अल्कोहल जो है ना वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि ऑक्सीडेशन के बाद मिथाइल कीटोन बन रहा है या नहीं बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये दूसरा अल्कोहल दूं, कितने डिग्री का अल्कोहल है? 2 डिग्री है ये, ठीक है। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं? इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे ना। क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? ये नहीं देगा। ये क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये मिथाइल कीटोन नहीं बना। तो आपको अल्कोहल में ऑक्सीडेशन कर करके देखना पड़ेगा, समझे आप? तो लिखो
और इसका मैकेनिज्म लिखो कैसे होगा। आपको दो काम करना है, ये एक तो डायरेक्ट लिख लो, अल्कोहल मे गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। मे गिव क्यों लिखा आपने, डिपेंड करेगा ऑक्सीडेशन के बाद क्या बन रहा है। अल्कोहल मे गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑल 2 डिग्री अल्कोहल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? नहीं कह सकते। क्या हम ये कह सकते हैं ऑल 3 डिग्री अल्कोहल गिव नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? वो तो कह सकते हैं, 3 डिग्री का तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। 1 डिग्री पर डिपेंड करेगा, ऑक्सीडेशन के बाद एसिटाल्डिहाइड बन जाए तो बात अलग है। अल्कोहल मे गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, और फिर इसका मैकेनिज्म लिखना है आपको। मैकेनिज्म लिख रहे हैं, आपस में बातचीत स्टार्ट कर दी। एक्स मॉनिटर लिखो भाई, कुछ ट्राई करना है। सिंगाने जी कुछ हो रहा है, स्टेप वगैरह एक आधा कुछ? सिंगाने जी तुमने सुना है कभी कि 6th फेल बच्चा आईआईटी में अच्छी रैंक लाया? रैंक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आईआईटी में गया, ऐसा सुना कभी? एक बच्चा है जो 6th में फेल हुआ, फिर वो आईआईटी में गया, और आज के दिन में वो 2.5 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक है। बताओ वो बंदा कौन है? 2.5 तो नहीं है, 2.4 लाख करोड़ की कंपनी है, उसका ओनर है। बहुत फेमस कंपनी, सब जानते हैं उसको। बाबा रामदेव। बाबा रामदेव आईआईटी थोड़ी है। बाबा रामदेव ने तो योग को बिजनेस बनाया, दूसरा मतलब योग से बनाया, आईआईटी थोड़ी बनाया। जानते हो उस बंदे को? दीपेंद्र गोयल। हाँ, जोमेटो का जो है ना, वो बच्चा 6th क्लास में फेल हो गया था, और उसके और भी कारनामे हैं। 8th में उसने मतलब 6th में फेल हुआ, तो उसके आर्मी बैकग्राउंड है, तो उसके फादर वगैरह थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट थे, बहुत आर्मी वाले स्ट्रिक्ट भी होते हैं, तो उसको थोड़ा डांट वाट लगाई कि यार तेरे से ज़्यादा होगा नहीं कुछ। तो वो 8th में बोला कि यार फेल नहीं होना है इस बार, टारगेट बनाया कि इस बार अपने को पास होना है। तो उसने क्या किया कि तैयारी तो की नहीं, मस्त रहता था, तो उसने सोचा दूसरा क्या तरीका है कि बिना तैयारी किए पास कैसे होते हैं। तो उसको दोस्तों ने बताया कि एक और तरीका है जिससे अपन पास हो सकते हैं। कि क्या? कि चीटिंग करेंगे अपन। तो शानदार 8th में चीटिंग की, बढ़िया से पास हो गए। घर पे जाके दिखाया कि भाई पास हो गए। तो घर वालों की डिमांड इतनी थी कि पास हो जाएगा, ठीक है, तो पास हो गए। तो उसके बाद उसने देखा अपने फादर वगैरह को, देखो आर्मी वाले, इंडियन आर्मी तो फेमस है ना पूरे वर्ल्ड में कि भाई डिसिप्लिन है, ऑनेस्टी है। तो वो देखते हैं हमारे पिताजी इतने ऑनेस्ट आदमी हैं, कभी कोई ज़िंदगी में गड़बड़ नहीं किया, और सराउंडिंग में आर्मी एरिया में सब आर्मी जैसे लोग रहते हैं। तो बोला यार सब जगह ऑनेस्ट लोग, मेहनती लोग जो देश को बचा रहे हैं, ये तो कोई चीटिंग नहीं कर रहे और मैं चीटिंग कर रहा हूँ। उसको बड़ा फील हुआ, तो उसने अपने दोस्तों को बताया कि यार ये तो गलत हो गया यार, अपन ने चीटिंग कर ली। अब बता भी नहीं सकते कि पास भी हो गए हैं, फेल कर दे वापस। पहले 6ठी में फेल, 8वीं फेल, तो ऐसे इवन फेल थोड़ी होना है। तो जो हो गया सो हो गया, है ना, हो गया जो हो गया, अब तो क्या करें। फिर वो पढ़ाई में जुट गया, है ना। फिर वो 9th 10th के बाद पढ़ाई में जुटा, 2 साल पढ़ा अच्छे से, उसने आईआईटी क्रैक किया, और आईआईटी रैंक मुझे ध्यान नहीं है ना। आईआईटी में जाने के बाद उसने दूसरा थॉट बनाया। उसने कहा यार सब नौकरी ढूंढ रहे हैं, सब नौकरी ढूंढ रहे हैं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा, ठीक है। तो उसका विजन ये था कुछ बनाऊंगा खुद के लिए। तो उसने सबसे पहले एक कंपनी खोल ली वहीं पे आईआईटी में। वो जो फूड के जो मेनू होते हैं ना, उसको स्कैन कर करके डिफरेंट रेस्टोरेंट के फूड के मेनू कंपेयर करवाते थे, भाई किस जगह क्या क्या मिलता है। पहले पता नहीं था ना किसी को। तो शानदार फ्लॉप रही, है ना। मतलब एकदम जो ऐसा होता है ना भाई, मान लो आपको आईआईटी में पढ़ रहे हो या अच्छा परफॉर्मेंस है, आपको किसी कंपनी से मान लो 30-40 लाख का जॉब ऑफर मिला, आपने वो सब छोड़ा और आपने कंपनी स्टार्ट की, उसमें पैसे भी लगाए, फ्लॉप भी हो गए, तो जॉब भी गई, पैसे भी गए और रेपुटेशन सब गई। तो वो डिप्रेशन में आ गया कि यार अब क्या करें क्या करें। थोड़े दिन डिप्रेशन में रहा, फिर आर्मी बैकग्राउंड से था, स्ट्रांग था, वापस कम बैक किया उसने। बोला नहीं कोई बात नहीं, गिर गए तो गिर गए, आर्मी में होता ही है भाई, ट्रेनिंग में गिर गए वापस करेंगे। फिर उसने वापस कंपनी स्टार्ट की, और इस बार उसने कौन सी कंपनी स्टार्ट की? जोमेटो। और 16 साल में आज की उस कंपनी का वैल्यूशन है 2.4 लाख करोड़। तो 6ठी फेल से कहां तक पहुंचा?
2.5 लाख करोड़ की कंपनी, और हम तो फेल ही नहीं हुए यार, उससे तो बेटर हुए। मतलब तुम लोग समझ गए भाई, ऐसे ही परेशान होते रहते हैं छोटी चीज़ों से। तुम्हें तो आयोडोफॉर्म का मैकेनिज्म लिखना है बस। चलो, क्या रहा मैकेनिज्म? सबसे पहले ये जो बेस है ना, बेस, सबसे पहले बेस एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन। तो पहले होगा एसिड बेस और ये बनेगा ऑक्साइड। अब ये जो ऑक्साइड बना है ना, इट इज ए इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल, और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन है? I2। थोड़ा सा चैलेंजिंग था इसका मैकेनिज्म, है ना। तो पहले एसिड बेस होके O- बना, यानी एक न्यूक्लियोफाइल बना और एक इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है I2। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना, उसमें ये एसीटोन बनाएगा प्लस HI बनेगा प्लस I- बनेगा। तो बताओ ये वाला स्टेप कैसे हुआ? H- निकलेगा हाइड्राइड। अब तो हमने कैनिजरो कर लिया ना, हम बता सकते हैं इसको। देखो ये प्लस I और प्लस M लगाएगा, यानी ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां से H+ निकलेगा, ये H- निकलेगा, H-। और क्यों निकल रहा है? क्योंकि वहां इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है और आगे जाके प्रेसिपिटेशन होना है ना। तो धीरे धीरे रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। तो पहले CO बॉन्ड बना, H- निकला और I2 के एंटी बॉन्डिंग में अटैक किया उसने। तो क्या क्या बन गया? ये H- और ये I+ HI बन गया, और यहां से क्या निकल गया? I-। अब आगे का मैकेनिज्म तो क्लियर है। आगे ये मिथाइल कीटोन है, कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोन में। देखो एक चीज हमने और की है, अगर मैं आपको सिंपल ऐसे पूछूं ना, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद NaOH? नो रिएक्शन। एल्कोहल आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। हमने एल्कोहल और NaOH की रिएक्शन नहीं की है। तो यहां फिर हमने एल्कोहल NaOH की रिएक्शन कैसे कर दी? प्रेजेंस ऑफ I2 और आगे जाके प्रेसिपिटेशन। तो हमने ये जो बोला ना, एल्कोहल विल नॉट रिएक्ट विद NaOH, वो स्टेटमेंट कब एप्लीकेबल है? जब एल्कोहल और बेस हो बस। अगर मान लो वो कन्वर्ट हो रहा है, कुछ और बना रहा है, तो फिर तो रिएक्ट करेगा। समझे आप? इसको लिखो जरा। तो एसिड बेस एंड देन हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड का अटैक I2 पे। नोट किया सबने? नीचे वाला मैंने इसलिए बोला कि मैं मतलब आपको डाउट नहीं आया, इसलिए मैंने खुद ही बता दिया। लिख लिया सबने? अब 2 सवाल और करेंगे, फिर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। 2 कॉन्सेप्ट और, 2 कैरेक्टरिस्टिक के बाद एक प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं आपको ये एसिटोफिनॉन दे दूं, तो इसमें A मोल ऑफ I2 एंड B मोल ऑफ NaOH ये रिएक्ट करके आयोडोफॉर्म बनाते हैं। आपको बताना है A और B की वैल्यू क्या है। और ये बताने के बाद दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं ये अल्कोहल ले लूं, इसमें C मोल ऑफ I2 एंड D मोल ऑफ NaOH से आयोडोफॉर्म बनता है। आपको बताना है C और D की वैल्यू क्या है। C और D क्या है? मोल्स है, मोल्स ऑफ I2 एंड NaOH कंज्यूम्ड। बोलो भाई, मैकेनिज्म लिख रखा है तुमने, कॉपी तुम्हारे पास है, सिर्फ गिनने का काम रह गया है। इसका आंसर क्या आएगा? 3 एंड 4। 4 कैसा है? हाँ, 3 बार तो एसिड बेस हुआ और 1 बार SNA हुआ। तो आउट ऑफ 4 मोल ऑफ NaOH हाउ मेनी मोल विल एक्ट एज ए बेस? 3 बार हुआ ना, 3 टाइम्स बेस हुआ, और 1 बार वो न्यूक्लियोफाइल SNA किया उसने। अब बताओ अल्कोहल में कितना होगा? ध्यान से देखो।
लिख लो अपना आंसर, 4 5 या 4 6 जो भी है, 4 8 3 5 जो भी है, सोच लो। मैकेनिज्म देख लो, अभी लिखा है, जस्ट लिखा है इसके पहले मैकेनिज्म। अच्छा, मोल निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? अगर किसी रिएक्शन में पता लगाना है कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं, तो हमको क्या पता होना चाहिए? हमको दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो मैकेनिज्म, दूसरा क्या? साइड प्रोडक्ट्स। जब हम मैकेनिज्म लिख रहे होते हैं तो हम मेन प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, तो हमको साइड प्रोडक्ट भी देखना चाहिए। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अब वापस अपना आंसर चेक करो। फोर और 5 आंसर गलत है, ये मैं और हिंट, सेकंड हिंट दे दिया आपको। थ्री 5 नहीं है। हाँ, इसका करेक्ट आंसर है 4 और 6। I2 तो 4 कंज्यूम होना ही है। अब तुम्हें बताना है कि NaOH 6 कैसे हो गए। हाँ, साइड प्रोडक्ट मतलब आपको बीच में ध्यान रखना है ना, और क्या क्या हुआ। अभी हमने मैकेनिज्म लिखा, मैंने लिखा नहीं था, इसलिए तुमने गलती कर दी इसमें। ये HI जो बन रहा है, ये भी तो न्यूट्रलाइज होगा NaOH से, यानी किसी भी बेसिक मीडियम में HI नहीं बनेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I-। तो जो जो एसिड बन रहे हैं सब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना उसके। तो अब समझ में आया कि उसमें 6 कैसे हुए। एक तो ये, और एक ये पहले स्टेप वाला, बेस 2 बार कंज्यूम हो गया ना NaOH, तो टोटल मोल NaOH के 6 मोल हुए उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी मोल पूछे प्रोडक्ट देखो, और उसके साइड प्रोडक्ट क्या है वो भी देखो। समझ गया भाई? आंसर लिख लिया? ठीक है, अब एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, उसमें भी ध्यान से आंसर देना है। ये हमारा एसीटोन है, इसमें मैंने I2 और NaOH डाला तो आयोडोफॉर्म हो गया, इसका रेट ऑफ रिएक्शन R1 है। फिर डाला Br2 NaOH तो ब्रोमोफॉर्म, रेट ऑफ रिएक्शन R2। फिर यूज किया Cl2 and NaOH, ये बना क्लोरोफॉर्म, रेट ऑफ रिएक्शन R3। तो बताओ इन तीनों की रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? तीन ऑप्शन है, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड इक्वल टू। क्या आंसर रहेगा बताओ? बोलो, आंसर लिखो तो सही अपना, अपनी कॉपी में अपना आंसर लिखा करो, उससे बहुत फायदा होता है। सही किया तो कॉन्फिडेंस आएगा, और गलत किया तो लॉन्ग टाइम तक लिए याद रहेगा। तो लिखने में हमेशा फायदा होता है। तो क्या रहा फाइनल? लिख लिया आपने अपना आंसर? इसका आंसर क्या होगा बताओ? I2 का बॉन्ड स्ट्रांग है, Br2 का? Br2 का स्ट्रांग है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसकी? कम होगी। तो इसका आंसर आएगा R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3। पहले क्या देखेंगे? RDS। तो RDS कौन सा स्टेप था? पहला स्टेप। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिल एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन था ये, और मैंने 2-3 बार बोला था कि दिन ब दिन रिएक्शन हमारी मैकेनिज्म में फास्ट होती रहती है। तो फर्स्ट स्टेप इज द RDS, यानी हमारा रेट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हैलोजन से। फर्स्ट स्टेप RDS की मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत पहले बताया था बेंजीन की हाइड्रोजनेशन में, कि किसी रिएक्शन का अगर पहला स्टेप RDS हो तो बाकी के स्टेप क्या होते हैं? फास्ट। तो रिएक्शन फिर रोके ना रुकेगा। समझे आप? कहीं मैंने मोल वोल कुछ नहीं लिखे, तुमने नोट किया मैंने कहीं कुछ नहीं मोल लिखा, हर बार लिखा आयोडोफॉर्म कंप्लीट होगी रिएक्शन की। फर्स्ट स्टेप इज द RDS। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो पहला ये लिखो इक्वल, और फिर लिखो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हैलोजन। Rate is independent of concentration of halogens.
सिंगाना जी इस वाटर से ना वेट लॉस भी होता है, जनरल बता रहा हूँ, हाइड्रेशन बहुत अच्छा होता है। तुम बस एक दिन सिंगाना जी एक काम करना, मैं ले आऊँगा तुम्हारे लिए ना, 2 लीटर आके दूंगा, पूरे दिन पीना तुम, फिर दिन फील करना आप कि एनर्जी लेवल कितना अच्छा रहता है, मन कितना अच्छा रहता है। ऐसा बॉटल लाए हो तुम, उसमें तुमने पहले से ही सब डाल रखा है, अदरक, तुलसी और क्या था, नींबू, थोड़ा हल्का सा शहद भी डाल सकते हो वैसे तो, फिर थोड़ा चिया सीड। आप नीचे लिखो, नीचे लिखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। बस आपको बताना है कौन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा। जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा वो राइट, जो नहीं देगा वो रॉन्ग। सिंगाना जी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूं मैं, बाकी लोग सवाल बनाओ, ठीक है। 80% ऑफ द इंडियन आर विटामिन डी डेफिशिएंट। विटामिन डी और B12, जो वेजिटेरियन है ना उनके अंदर B12, और B12 हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एनर्जी लो फील होना, थकान होना, मन नहीं लगना, जीवन के प्रति जीवन नहीं लगना,
समझ गए, अट्रैक्शन फील नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सिम्टम है B12 कम होने के। तो एक तो विटामिन डी 80% इंडियंस में कम है। तुम यहाँ क्लासों में इतने बच्चे इनका चेक करवा दो ना, मैं गारंटी लेता हूँ 90% का कम होगा। दूसरा, सेकंड, डिहाइड्रेशन, मतलब मेजोरिटी ऑफ इंडियन आर डिहाइड्रेटेड, लेकिन हमारे सिंघाने जी के साथ ये दोनों केस नहीं होंगे। सर्दी आ रही, सिंघाने जी अपने रूम में विंडो है क्या? धूप भी आती होगी। तो बस एक चीज ध्यान रखना है कि धूप और तुम्हारे बीच में कोई नहीं होना चाहिए। कोई नहीं मतलब कोई नहीं, समझ लो सिंघाना जी। जैसे ही धूप आएगी सुबह की, टी शर्ट वगैरह सब साइड में हो जाने चाहिए, तब प्रॉपर धूप लगेगी वो। या पीठ पे भी ले सकते हो सिंघाना जी। देखो ऐसे अपन फ्रंट में खड़े होंगे, ऐसे धूप लग रही है, फिर अपन ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाना, ऐसे उल्टा, ऐसे यहाँ पीठ पे। उसके बाद भी ठीक नहीं हो तो विटामिन डी की गोलियां आती है। परिवार में जो फैमिली डॉक्टर है उनसे पूछ के खा लेना। कैल्सीरोन कुछ नाम है उसका। दिवाली पे घर जाओगे ना तो विटामिन B12 और डी चेक करवा लेना सब। तक्षु समझे, तुम तो यहीं रहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। क्या भाई हो गए सारे? पहले क्या होता था तक्षु, अपने जो घर थे ना, आंगन होता था घर में, और ना एसी वेसी तो कहाँ होते थे, है ना, एसी तो मतलब अलग चीज पंगे। तो ज्यादातर लोग है ना आंगन में रहते थे, और संडे तो विटामिन डी का ही डे होता था। छत पे लोग, देखा नहीं, छत पे ही तो डेफिशिएंसी बहुत। अब अपने जो लाइफस्टाइल और घरों के जो स्ट्रक्चर है ना, अपने फ्लैट बन गए हैं या बंगलो बन गए हैं, सब अंदर ही अंदर रहते हैं अपन। और विटामिन डी सुबह रहता है अच्छा, शाम को अच्छा रहता है। शाम को अपन कोचिंग में रहते हैं, सुबह अपन सो रहे होते हैं। आजकल बच्चे छोटी क्लास से कोचिंग करते हैं, वो तो गवर्नमेंट ने अब बैन किया है, बाकी तो चल ही रहा था। 16 साल तक की कोचिंग पे बैन कर दिया ना गवर्नमेंट। 16 ईयर के पहले कोचिंग नहीं कर सकते। क्यों भाई प्रिंस, कितने साल के हो तुम? हो गया ना तुम 17 के? हो गए सारे? बस आपको राइट रॉन्ग लगाना है। राइट को राइट लिखना है, रॉन्ग को रॉन्ग लिखना है। डिस्कस करें भाई, क्या बोलते हो? ए का आंसर क्या है? नो, क्योंकि ए का ऑक्सीडेशन करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा ना। बी का बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन करने पर ये बनेगा। सी बोलो भाई, पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन करने पर ये मिथाइल कीटोन बनेगा। डी पॉजिटिव, ई पॉजिटिव, एफ क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन करने पर यही बन रहा है ना। जी नेगेटिव, क्यों नेगेटिव? मिथाइल कीटोन नहीं है ना ये। और एच नेगेटिव, और आई एसिड तो नेगेटिव देते ना भाई। जे नेगेटिव, मिथाइल कीटोन नहीं बन रहा है। के नेगेटिव, एल एम ये भी तो नेगेटिव है। एन पॉजिटिव, फिर हमारा ओ पॉजिटिव, पी क्योंकि पी का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ओ बनेगा। क्यू नेगेटिव, ये तो 3 डिग्री अल्कोहल है ना। और जी ये भी 3 डिग्री अल्कोहल है, नेगेटिव। पी क्यू आर है, सॉरी, ओहो। एस नेगेटिव, टस्सी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है?
4 कार्बन का टर्सी ब्यूटाइल, ये होता है ना 3 डिग्री, ये तो नेगेटिव आएगा ना 3 डिग्री अल्कोहल। नियोपेंटाइल अल्कोहल, ये होता है नियोपेंटाइल, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड बनेगा, इसका भी नेगेटिव। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये वाला बना सकते हैं, एक कार्बन कम कर दो बस। सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, ये होता है ना सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी C और V सेम है, बस मैंने नाम लिख दिया, कॉमन नेम लिख दिया। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये वो, और सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये D है, बस एक कार्बन कम कर लो। तो ये नेगेटिव हुआ, ये भी नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ। समझ गए? इसका पार्ट 2 अगली क्लास में करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है।